दामनगर में सरकार एक कब्रिस्तान है, वहां के अंदर कब्रिस्तान के अंदर स्वामीनारायण मंदिर बनाने के लिए कब्रिस्तान की जमीन को अलॉट कर दिया। धंधुका है, वहां पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जगह को मामलतदार कचेरी बनाने के लिए अलॉट कर दिया। बीजापुर में ऊंझा में कब्रिस्तान है, वो ऊंझा की कब्रिस्तान को मुसलमान सारे ऊंझा खाली करके चले गए, वो स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट को अलॉट कर दिया। बीजापुर में एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर प्राथमिक सार्वजनिक केंद्र बनाया और अब दूसरे पर्पस के लिए भी अलॉट किया जा रहा है। पावागढ़ के अंदर चापानेर का कब्रिस्तान है, उसके अंदर सरकार ने अपने नाम ले लिया कि हम हमारे इसके लिए इसमें यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसको हमारे लिए डेवलप करेंगे। ये कुछ मिसालें मैं आपको देगा। जो ये सारे केसेस हैं, तो सेल की होने की वजह से, सेल की जानकारी की वजह से ये लोग सेल के पास आए और उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं कि इन चीज को आप परसू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक ही जगह सारे केसेस थे, तो एक ही केस को, एक ही तरह के केस को एक साथ करने में आसानी होगी कि भाई एक चीज है, इसके फैक्ट इधर काम आ गया, इसका ये लॉ काम आ गया, इसमें जजमेंट है, इसमें सर्क्यूलर है, काम आ गया। तो ये सारी चीज को करके करा। आज दामनगर के कब्रिस्तान पे स्टे है, धंधुका के कब्रिस्तान पे स्टे है, मामलतदार की कचेरी आधी बनी हुई और उसको खंडर बनी हुई पड़ी हुई। रोज हाईकोर्ट में कहते हैं जल्दी कराओ, और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का एहसान है कि वो जल्दी हो नहीं पाता, वो ऐसी कैसी पड़ी हुई है। दो जगह का चापानेर का ये जो कब्रिस्तान है, उसके अंदर भी अल्लाह का शुक्र है आज कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है। बीजापुर में हम नहीं कर पाए अभी तक, ऊंझा में नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका कुछ करें, लेकिन सेल की वजह से और नहीं हो पा रहा है। बिकॉज कारण ये है कि हमारे पास सेल के पास भी इतना स्टाफ नहीं और इतनी लोग नहीं कि इसको कर पाए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम हुआ। अब इस तरह से मैं आपको कुछ सेल्स के बारे में बताता जाऊं, तो एक तो मैंने CLHG के बारे में बताया, दूसरा ही अब ऑल इंडिया एक सेल बना है जिसका नाम है APCR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये दिल्ली में एक सेल बनाया गया है कि जो ह्यूमन सिविल राइट्स जो है और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है उसके लिए काम करा जाए। उसके सारे हिंदुस्तान के अंदर अब वर्कशॉप्स हो रहे हैं। कल बड़ौदा में एक वर्कशॉप है कि भाई लोगों को वाकिफ किया जाए, वकीलों को इकट्ठा किया गया है ताकि वकीलों को मालूम पड़े कि भाई प्रोटेक्शन अगर करना है तो कैसे लॉज हैं, क्या करना है, आपको कौन से एक्ट का फायदा लेना है, कौन से एक्ट से क्या इस्तेमाल करना है। उसका कल वर्कशॉप एक बड़ौदा में रखा गया है, तो ये भी सेल है जो काम कर रहा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक है CJP, जिससे सोहेल भाई रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। सोहेल भाई का अभी तक का जो सेल ने काम किया वो इसी वजह से है क्योंकि एक मुस्तकिल सेल की तरह एक काम हुआ। अगर इंडिविजुअली वकील के तौर पे करना चाहते तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक काम किया। सोहेल भाई हाईकोर्ट में वकील हैं और बहुत बिजी लॉयर हैं, तो वो उसके लिए काम कर पाते, वो अपने प्रोफेशन के साथ उसको कर पाते हैं क्योंकि सेल को उनकी गैरहाजिरी में चलाने वाले कुछ लोग हैं जो चलाते हैं, जो दिनों रात काम करते रहते हैं। अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना तो सोहेल भाई आ जाते हैं। CLHG में भी हमारा काम करने की जो अच्छा कामयाब होने की वजह थी वो मेरी, फारूक भाई मेरे बुजुर्ग है, फारूक भाई, हाशिम भाई और दूसरे जो लोग हैं, हम लोग सब एक साथ काम किया। मैं तो इन सबसे बहुत छोटा और मैं इनकी गाइडेंस में चलता हूँ, तो ये करके हमने सेल फॉर लीगल हेल्प गाइडेंस भी बनाया। अब इसी तरह से एक बहुत अच्छा कंटिन्यूस काम करने का जो सेल है, जो कंटिन्यूस सेल का काम होता है, कंटिन्यूस काम होता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो खालिद भाई यहाँ बैठे हैं और जमीयत उलमा हिंद के अंडर में इन्होंने जो काम किया। अक्षरधाम का वर्डिक्ट आया, हम लोग सब बहुत खुश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस वर्डिक्ट के पीछे कितनी मेहनत लगी। ट्रायल कोर्ट में हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीते, लेकिन उन वकीलों ने जिन्होंने ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके पीछे मेहनत करी, अल्लाह ताला ने सक्सेस दिया तो एंड पर दिया। पहले दे दिया होता वहां तक तो लोगों की गालियां ही खाई है उन लोगों की। क्या करा भाई तुमने, क्या करते हो, कब से फिरते के पीछे यही काम दिया है, क्या करा, हर बहुत चीजें मैं जानता हूं, हमने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिया। तो ये कंसिडर्ड एक मुस्तकिल कंटिन्यूस एफर्ट था कि जिसकी वजह से ये रिजल्ट मिला। अगर ये नहीं होता तो ये चीज मुमकिन नहीं थी। होता ये था करके छोड़ देते ट्रायल कोर्ट में कि नहीं अब नहीं होगा, क्या करेंगे यार, छोड़ो यार, होएगा तो नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में भी इन्होंने ये कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट में कंट्री के, इस देश के सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर अपेयर हुए,
KTS तुलसी अपियर हुए, कामिनी जायसवाल अपियर हुए, ये सब हुए, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो बड़े नाम अकेले की वजह से मैटर नहीं करते। उस मैटर के पीछे इन वकीलों ने जो मेहनत करी, जो वर्कअप करके उनको दिया है। KTS तुलसी नहीं जानता अक्षरधाम में कब क्या कैसे हुआ, कितना डिस्टेंस है, गाड़ी कहां से आती है, कहां रुकती है, क्या है, ये गुजरात का वकील उसको बता सकता है कि भाई ये चीज ऐसी हुई है और इसको ये तैयारी जब उन्होंने करके दी तो अल्लाह के शुक्र से अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सक्सेस किया और अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके हुआ। तो अगर हम सेल बनाकर कंटिन्यूसली काम नहीं करते तो हमारे लिए भी ये चीज मुमकिन नहीं है। और जब कोई चीज हो जाए उस वक्त सेल बनाना, तो वो चीज होगा कि भाई गाड़ी स्टेशन छोड़ गई है, अब वो गाड़ी के इंतजार करेंगे कैसे गाड़ी आएगी तो पकड़ेंगे, वो चीज निकल जाएगी, उसके पहले से मेहनत होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दे दूं सेल के बारे में, वो है नागालैंड का इश्यू। हम सबको मालूम है कि नागालैंड में इस बार बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग मीडिया में जिस तरह से बातें चल रही है, दो तरह की बातें चल रही हैं कि भाई क्या हुआ, वो आदमी ने रेप किया था, नहीं किया, वो औरत उसके साथ मर्जी से गई थी, नहीं गई थी, उसको क्यों मारा, कैसे मारा, क्या मारा, अलग अलग है, लोगों के शक है, कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता। लेकिन APCR की होने की वजह से, APCR के नागालैंड के ऑफिस होने की वजह से उसका तुरंत दूसरे दिन रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये जो है ये रेप हुआ नहीं हुआ ये अहमियत नहीं रखता, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये भी अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है कि उस इंसान को जेल के अंदर से बाहर निकाला कैसे गया, निकाल के पूरे शहर के अंदर एक मॉब लेके घूम कैसे रहा था, उस टाइम किसी ने, कोई पुलिस ने किसी को एक्शन क्यों नहीं ली, और अल्टीमेटली उस मॉब ने उसको मारा कैसे, और मार दिया तो उस पूरे दौरान कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर की पूरा फेलियर था, मशीनरी पूरी ब्रेकडाउन थी। ये इंपॉर्टेंट है। रेप किया नहीं किया, रेप किया हो तो भी कोर्ट उसको सजा देती, नहीं किया होता तो कोर्ट उसको बरी करती, लेकिन ये था। अब उसने APCR ने तुरंत रिप्रेजेंटेशन किया और APCR इंशाल्लाह ये कोशिश कर रही है कि अगर उसके फैमिली वाले साथ में आए और कोई उसको सपोर्ट करके एफिडेविट देती है तो इसको हो सके तो वहां हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तुरंत एक्शन ले। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि कुछ पहले आसाम में फसाद हुए थे वहां मुसलमानों को, और APCR पहले से काम कर रही है वहां, और दूसरी भी NGOs हैं, मैं ये नहीं APCR का, क्योंकि मैं APCR के बारे में जानता हूं इसलिए बता रहा हूं। उन लोग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, उसके बारे में कार्यवाही हो गई, दूसरे दिन सुन रहे कि 42 लोगों को पकड़ा, कोई 43 लोगों को पकड़ा, और ये सब चीज चल रही। तो ये चीज जब होगी तो फसाद होंगे नहीं होंगे, मामला देश के कैसे, अपने मुल्क के कैसे हो रहे हैं, ये हम सब वाकिफ हैं, ये होगा, और अल्लाह ताला चाहेगा तो नहीं होगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो हमारी हिफाजत होगी। लेकिन अगर होता है तो हम पहले से उसके लिए तैयार हो, इसके लिए हमको सेल बना के चलना पड़ेगा। और सेल बना के चलने के लिए उसमें वकीलों की जरूरत है, उलमा इकराम की जरूरत है, अच्छे वर्कर की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फील्ड वर्कर की जरूरत है। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, और वो सारे लोग मैं जानता हूँ CLHG को जिन्होंने आज जिंदा रखा है, क्योंकि CLHG वकीलों से जिंदा नहीं रही है। CLHG अगर जिंदा रही है तो उनकी वजह से जिंदा रही है, क्योंकि उन्होंने मासिक में जाके मासिक को लेकर आए हैं, और मासिक जब आके हमको एफिडेविट करके देगा तभी हम काम कर सकते। अगर नहीं करके देता तो हम कुछ नहीं कर सकते, वकील खुद के बेसिस पे पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं। कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें कर दिया है, तो हम इस चीज को इकट्ठा करके फिर हम ये सोचें कि सेल बनाएं, सब जगह उस सेल को अच्छी तरह से बनाएं, और इंशाल्लाह अगर एक अच्छी बॉडी के सुपरविजन में वो सेल चलता है तो हर जगह कहीं कुछ भी हो तो इमीडिएटली फर्स्ट रिएक्शन हो जाए। और जैसे मेरे को खालिद भाई ने खास कहा है कि भाई हमारे लिए सबसे पहली जिम्मेदारी, कुछ भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो एक अच्छी FIR होना है। तो हम FIR पे ध्यान देते नहीं, फिर कहते हैं हो गया, 2 दिन बाद कहते हैं क्या करने का, हो गया ये, अब उसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट FIR के वक्त से सेल एक्टिव में आ जाए, और जो सेल के आदमी वो चाहे कि मैं देखें कि फर्स्ट चीज जो FIR है वो बेस्ट है, ताकि हम उसको आगे ठीक से परसू कर सकें। तो वो चीज करने के लिए हमको एक अच्छा सेल बनाना है, सेल के साथ में उसको काम करना है, सब जगह उसको एक्शन में लाना है, और इंशाल्लाह ये करेंगे। और सिर्फ क्योंकि मैंने बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए, क्योंकि मेरी बड़े बुजुर्ग फारूक भाई और सोहेल भाई लोग साथ में, ये लोग जानते हैं, और मैंने हमेशा वकीलों से ही सुना है, मैं भी वकील हूँ अल्लाह के शुक्र से काफी वक्त से, लेकिन वकीलों की हमेशा शिकायत होती है कि हम हमारी कौम के लिए जब भी काम करते हैं तो किसी को कोई कदर नहीं होती, कोई पूछता नहीं है यार, थोड़े टाइम हुआ ना फिर कहते
कि चलो ठीक है करा तो क्या हुआ ना, फिर अपने अच्छा पैसे मुफ्त में काम कराने का तो अपने वकील के पास आने का, पैसे देने के हो तो फिर दूसरों के पास जाने का। और वकीलों को तो कहीं छोड़ो अब मैं क्या कर रही हूँ, और वो कदर नहीं करते। हो सकता है ये सही भी हो और कहीं होता है कि सही भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह अगर सारे लोग जो यहाँ वकील जुड़े हैं वो सिर्फ अगर अल्लाह ताला को राजी करने के लिए करेंगे तो उनको फिर कौम या मिल्लत की एप्रिसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जो काम किया है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम अल्लाह ताला को खुश कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब ताहिर साहब, नशेमन पे नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद बेजार हो जाए। જે વાત મને દિલમાં હતી કે એક વકીલ હોવાને નાતે પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન, એક એનાઉન્સર હોવાને નાતે નહીં પણ એક વકીલ હોવાને નાતે પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન હું પણ મારો એક પોઈન્ટ મૂકીશ। એ મારા મુરબ્બી જનાબ તાહિર સાહેબ કહી ગયા, વકીલ એ પણ છેવટે એક વ્યવસાય સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ છે। ગુજરાત ટુડે નો પ્રોગ્રામ હતો, હું તો ત્યારે ખૂબ નાનો હતો પણ 10મી વર્ષગાંઠનો પ્રોગ્રામ હતો। એ સમયે કદાચ જનાબ મુસા રઝા સાહેબે એક વાત કહી હતી અને એ સોવેનિયરમાં છપાઈ હતી। એ વાત અત્યારે આ તબક્કે મને યાદ આવી, એક લીટીની છે એટલે કહીશ। એવું પણ નથી કે આપણી કોમ છે બિલકુલ અજ્ઞાન છે, બધાને ખબર છે કે જનાબ અય્યુબી સાહેબ, સુલતાન સલાહુદ્દીન અય્યુબી સાહેબ એક સુલતાન હતા અને એમણે એ વખતે એક ક્રાંતિ સર્જીને મસ્જિદે અક્સાને આઝાદ કરી હતી। એટલે અત્યારના સમયમાં પણ આપણામાંના દરેક મુસલમાનને એ વાતની ખબર છે, અહેસાસ છે અને કહે છે કે હાલના યુગમાં પણ સુલતાન સલાહુદ્દીન અય્યુબી પેદા થવા જોઈએ, જરૂરત છે। પણ પછી ધીમે ધીમે એમ કહે છે કે બાજુવાળાના ઘરમાં પેદા થવા જોઈએ, કેમ કે સંઘર્ષ કરવો પડે। એટલે લીગલ સેલનું આ આપણે એક હેતુ કે સ્પેશિયલ એના માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે। એક ટૂંકમાં કહી દઉં, જેવી રીતે તાહિર સાહેબે અને સોહેલ સાહેબે વાત કરી, મારે ખુદની સાથે પણ એ હતું કે હું જે શહેરમાંથી આવું છું, માંગરોળ શહેરમાં પણ એક રાઇટિંગનો મામલો બનેલો અને લગભગ 76 જણાને ગિરફ્તાર કરવામાં આવેલા। ત્યારે માંગરોળની અંદર ફક્ત 2 મુસ્લિમ એડવોકેટ્સ અમે પ્રેક્ટિસિંગ એડવોકેટ, એમાંને એક એડવોકેટ જે સિનિયર છે એ બિચારા એ દિવસે આઉટ ઓફ સિટી હતા। તમામ અધર દેન મુસ્લિમ એડવોકેટ્સ, જે નોન મુસ્લિમ એડવોકેટ્સ છે, બાકાયદે ઠરાવ કર્યો કે આ જે રાઇટિંગ થયું છે એમાં કોઈ પણ, તમામ પકડેલા મુસ્લિમ હતા, કોઈ પણ એમની પેરવી કરશે નહીં। અને એમાં એવું મતલબ કે બનેલું, જો કે ખરેખર નહીં બનેલો પણ ઊભું કરવામાં આવેલું કે ભાઈ સરકારી મિલકતોમાં લૂંટફાટ કરી, એટલે કવર કરવા માટે આ તે રિમાન્ડની માંગણી કરેલી। એ વખતે આખું શહેર કર્ફ્યુમાં હતું, આંધાધૂંધી હતી। એ વખતે જે કંઈ મારાથી શક્ય હતું, હું તો ખૂબ જુનિયર, મોસ્ટ જુનિયર કહેવાઉં, એ કર્યું અને રિમાન્ડમાંથી મતલબ કે રિમાન્ડ અરજી નામંજૂર કરાવી અને સેશનની અંદર લઈ જઈને સેશનમાં બેલ પણ કરાવી। 3 દિવસની અંદર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમામ 77 જણા બહાર આવી ગયા। પછી પણ આ જ પ્રશ્ન આવેલો, એ બધું સ્વખર્ચ, પરંતુ એ 3 દિવસ દરમિયાન એ 77 જણાના 3 વડે ગુણાકાર કરીને જેટલા પણ મતલબ કે સગા સંબંધીઓ હોય એ લોકો પાછા 3 વડે ગુણાકાર કરીને ફોન થાય એટલા કોલ કરે આપણને કામ ન કરવા દે। અને એ પછી પણ મતલબ કે ઘણો બધો ટોર્ચર ફાઇનાન્શિયલ બાબતે આ છે। વસ્તુ એ છે કે જો કોઈ લીગલ સેલ હોય એ પ્રદેશની અંદર તો ફક્ત અને ફક્ત વકીલ એનું પોતાનું લીગલ કામ કરે અને બાકી જે ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે લીગલ સેલની અંદર જે સમાજના કાર્યકરો હોય, સામાજિક કાર્યકરો, એ પોતાનું કામ કરે તો દરેકનું કામ આસાન થઈ જાય। અને જો ફાઇનાન્શિયલ બાબતની પણ વાત આવે, મને તો એમ હોય કે હું શું કામ આટલો મોટો ખર્ચ કરું? પહેલા ટ્રાયલ કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ નામંજૂર કરાવવા, સેશન કોર્ટમાંથી જામીન મંજૂર કરાવવા, એ બધી વસ્તુ પછી પણ શું સાવ સાદા અને સાચા શબ્દોમાં કહું તો જે તાહિર સાહેબ ન કહી શક્યા કે ગાળો મળે। આ બાબત પણ આ જરૂરિયાત છે આપણા સમાજની કે જ્યારે કામ કરવું હોય ત્યારે ફિલ્ડ વર્કરને ખબર હોય કે શું થાય છે। એટલા માટે જ આપણે પ્રશ્નોત્તરી માટે અમે સમય આપીએ છીએ। આ વખતે આપ પોતાના પ્રશ્નો કાગળ ઉપર લખીને તૈયાર રાખી શકો છો, જે પોતાની ચીપ પર તૈયાર રાખી શકો છો। પ્રશ્નો માટે આપને બોલાવીએ પહેલા હું મારા સાથી
જનાબ મૌલાના ઇકબાલ સાહેબને આમંત્રણ આપીશ કે એમના અશઆર રજૂ કરશે અને એ પછી આપણે તાત્કાલિક પ્રશ્નોત્તરી કાળ શરૂ કરીશું. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अपना ये सागत लिफ्ट कमेटी के जो वॉलंटियर्स है वो अभिप्राय को करेक्ट कर लें. आपके सामने एक इंसानियत के पैगाम को पेश करते हुए एक नज़म पढ़ रहा हूँ. अमन उखुवत अदल मुहब्बत, अमन उखुवत अदल मुहब्बत वहदत का प्रचार करो. अमन उखुवत अदल मुहब्बत वहदत का प्रचार करो. इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो. अमन उखुवत अदल मुहब्बत वहदत का प्रचार करो. इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो. आग के सहराओं से गुजरो, खून के दरिया पार करो. आग के सहराओं से गुजरो, खून के दरिया पार करो. जो रास्ता हमवार नहीं है वो रास्ता हमवार करो. अमन उखुवत अदल मुहब्बत वहदत का प्रचार करो. इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो. આભાર મૌલાના ઇકબાલ સાહેબ. દરમિયાન આપમાંથી કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો ટૂંકો અભિપ્રાય કોઈ પણ જાતના સંબોધન વગર માત્ર ટુ ધી પોઈન્ટ કહેવા માંગે, પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. धीरे रिजवान को दे रहा है. એડવોકેટ આરિફ ઉસ્માની નવસારી. પ્રેક્ટિસ કરતો નથી હમણાં. મૌલાના અબ્દુલ્લા કાપદરી સાહેબે કેટલીક વાતો કરી તેના સંદર્ભમાં હું વાત કરવા માગું છું કે 1993ની અંદર એમની સદારતમાં ડાભેલ ગામમાં બાબરી મસ્જિદના તૂટવા પછીની એક મિટિંગ થયેલી